हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक चैप्टर जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स क्लास 11। ये वीडियो प्रॉपरली फोकस्ड है क्लास 11 के एग्जामिनेशन पे जो आपके स्कूल में होगा। तो याद ध्यान देंगे, इसमें कुछ पार्ट्स हम लोग नहीं भी कर सकते हैं। मेनली हम लोग कंसंट्रेट करेंगे उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे जो स्कूल में एग्जामिनेशन में पूछेगा। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन सबसे पहले क्या होता है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना हो। ठीक है, तो कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, क्या होगा ये? कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, अब हाइड्रोजन एंड कार्बन से बना हुआ कंपाउंड है। ठीक है, तो अब इसको भी दो भाग में डिवाइड किया गया है, तीन भाग में डिवाइड किया गया है। हाइड्रोकार्बन को कितने भाग में डिवाइड किया गया है? तीन। ठीक है, तीन भाग क्या क्या तीन भाग हैं, तो उस पर ध्यान दे लेते हैं। तो एक है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एक है आपका सैचुरेटेड। ठीक है, दूसरा है आपका अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, और थर्ड कैटेगरी आ जाता है एरोमेटिक। ठीक है, थर्ड कैटेगरी आ जाता है एरोमेटिक। सैचुरेटेड कहने का मतलब हुआ कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उसमें प्रेजेंट नहीं होगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होगा। ठीक है, तो ओनली सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सैचुरेटेड होगा तो ओनली सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ओनली सिंगल बॉन्ड, है ना। अगर अनसैचुरेटेड है तो फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, हो सकता है दोनों भी प्रेजेंट हो, और के साथ में एंड भी लिख दो। ठीक है, और स्लैश एंड। ठीक है, मतलब और स्लैश एंड। अब समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ? ठीक ना, और स्लैश एंड। ठीक है, डबल बॉन्ड और स्लैश एंड ट्रिपल बॉन्ड, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि दोनों का दोनों भी प्रेजेंट हो। ठीक है, एरोमेटिक में वैसे कंपाउंड्स होते हैं, इनके बारे में हम अलग से वैसे जानेंगे। तो मेन कैटेगरी जो होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स का, कि वो क्या कहते हैं, हकल्स रूल को फॉलो करते हैं और उनमें डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, तो एरोमेटिक जनरली उस कंपाउंड को बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे बेंजीन रिंग हो गया, ये आपका किस में आ जाता है? सब एरोमेटिक रिंग में आ जाता है। कोई दिक्कत है? क्लियर है? तो इसके बारे में वैसे हम लोग डिटेल से जानेंगे, है ना। पहले हम लोग सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड खत्म करते हैं। तो सैचुरेटेड में जाओगे तो आपका जो अगर अगर हम इसको क्लासिफाई करें, मोर अगर जाएंगे, तो सैचुरेटेड में आपका एल्केन आ जाएगा। सैचुरेटेड में आपका कौन सा आ जाएगा? एल्केन। ठीक है, और अनसैचुरेटेड में कौन सा आ जाएगा? अल्कीन। अनसैचुरेटेड में कौन सा आ जाएगा? एल्कीन। ठीक है, अल्कीन, और एक को आ जाएगा एल्काइन। ठीक है, तो चलती है, हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक से, पहला हाइड्रोकार्बन से, जिसका नाम है एल्केन। ठीक है, एल्केन के बारे में बात करते हैं। तो एल्केन, एल्केन क्या है ना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर एल्केन क्या है। ठीक है, तो एल्केन एक तरह का हाइड्रोकार्बन है जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही होगा कार्बन कार्बन के बीच में, डबल बॉन्ड कहीं पर भी नहीं होगा। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। CnH2n+2। ठीक है, CnH2n+2 कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि जो है ना, C अगर एक है, कहने का मतलब पहला कंपाउंड जो होगा एल्केन ग्रुप का वो कौन सा होगा? CH4। इसका नाम क्या है? मीथेन। इसका नाम क्या है? मीथेन। ठीक है, इसी तरह दूसरा कंपाउंड जो होगा वो क्या होगा? वो हो गया जैसे C2H6, ये क्या हो गया आपका? इथेन। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, बस हमें प्राइमरी सफिक्स एन लगाना होता है, और वर्ड रूट में हम लोग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पे लिखते चले जाते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से नोमेनक्लेचर पहले ही हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हम लोग डायरेक्टली पढ़ते हैं अपने नए टॉपिक, मतलब कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में अल्केन के बारे में क्या बात करेंगे। तो अल्केन में एक बात तो तय हो गया कि सारा कार्बन जो होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा।
क्यों सा हाइब्रिडाइज होगा, sp3। ठीक है। अगर हाइब्रिडाइजेशन डायग्राम के बारे में बात करें, ठीक है, जैसे तो हम सबसे सिंपल वाला है इसका बता के आपको बना के दिखाते हैं, इससे कुछ समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि CH4, ठीक है, क्या है, CH4। इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देखो दो वे है, एक एक फॉर्मूला से बताते हैं, एक थोड़ा लॉजिकली ऑर्बिटल से पता चलता है। तो ऑर्बिटल से हम बताते हैं, उससे क्या होगा कि शेप लगाने में है ना इजी होगा। ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कार्बन, कार्बन के इसको अगर ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग लिखें, ठीक है, कौन सा स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में। तो कार्बन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो कार्बन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2, ठीक है, और 2p2। क्या होता है, 2s2 और 2p2, ठीक है, 2s2 और 2p2। हम जानते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलता है कि जैसे ही हाइड्रोजन इस कार्बन से लगने आएगा, बॉन्ड बनाने आएगा, तो कार्बन क्या करेगा कि नंबर ऑफ इनकमिंग ग्रुप्स के बेसिस पे, जैसे 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन के बेसिस पे 4 इलेक्ट्रॉन को अपने अनपेयर्ड कर लेगा। कितना इलेक्ट्रॉन को, चारों इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, अनपेयर्ड। एक चीज अच्छा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जब भी जाओगे तो कार्बन जब एक्साइटेड स्टेट में आता है तो चारों का चारों इसमें हो ही जाता है। मतलब कहीं पर भी ऐसा नहीं मिलेगा कि तुमको दो इसका लोन पेयर है और जो है ना दो है, इस तरीके का चीज इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है। तो कार्बन सीधे सीधी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सिंपल हो जाता है, या फिर कहीं पर भी आप देखोगे तो कार्बन जनरली अपना सारा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है, कब, जैसे ही हाइड्रोजन इसके साथ लगने आएगा, हाइड्रोजन के प्रोटॉन्स मतलब चार्जेस जो है कार्बन के चार्जेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे। जैसे ही इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि आपका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाएगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाएगा, पीजेड में। ठीक है, पीजेड में, यानी कि आखिरी वाले पी ऑर्बिटल में। इस तरीके से 4 जगह यहाँ पे खाली हो जाएंगे। ठीक है, 4 जगह आपके खाली हो गए। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, कोई भी एटम जब पहला बार बॉन्ड बनाता है ना किसी से, वो सिग्मा बॉन्ड ही होता है। तो एक हाइड्रोजन ये सिग्मा बॉन्ड बना लिया, दूसरा हाइड्रोजन आया वो भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, तीसरा हाइड्रोजन आएगा वो भी क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और चौथा आएगा वो भी आपका क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो चारों हाइड्रोजन आपके सिग्मा बॉन्ड बना लिए, और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो सेंट्रल एटम मेटल एटम के बॉन्डिंग में टेक पार्ट किए हैं इंक्लूडिंग लोन पेयर्स, वही हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो एक एस का किया है और 3p का किया है, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे, sp3। कोई दिक्कत, अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, है ना, ये एक बात इंपॉर्टेंट और है, अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अगर आपको देता है, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आपको देता है, तो इसका स्ट्रक्चर जो है, आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो टेट्राहेड्रल होगा। कैसा होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। इस स्ट्रक्चर को दोनों हम लोग अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, जनरली जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो रिप्रेजेंटेशन आप लोग को दिखा दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ हम देख सकते हैं कार्बन का टेट्राहेड्रल रिप्रेजेंटेशन, 3D रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, किस तरह का रिप्रेजेंटेशन है आपका, 3D रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, देखो कार्बन के ये जो दो बॉन्ड दिख रहे हैं, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये दोनों आपका सेम प्लेन में है। ठीक है, सेम प्लेन में है, और दो को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एक को हम लोग डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं वेज से। वेज वाला होता है ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर हो गया, और आपका जो डैश्ड वेज होता है, डैश्ड वाला बॉन्ड जो बनाते हैं वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, तो बहुत सिंपल है, ये दोनों जिस प्लेन में है ये उसके पीछे तरफ होगा, ये उसके आगे तरफ। ठीक है ना, 4 पिन से ये चीज आप लोग बना के भी देख सकते हो। ठीक है, क्लियर है, दो आपके बॉन्ड हो जाएंगे आपके सेम प्लेन में। अच्छा, सारा बॉन्ड एंगल्स कितना होगा, तो ये आपका होगा 109.5 डिग्री। कितना होगा, 109.5 डिग्री। क्लियर है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया यहाँ तक, सारा बॉन्ड एंगल्स, कोई भी बॉन्ड का एंगल चुनोगे सारा बॉन्ड एंगल्स उतना ही होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट आते हैं, हम लोग जानते हैं थोड़ा सा अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है कि अल्केन्स किस तरह का आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, किस तरह का आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो आइसोमेरिज्म में
ध्यान रखने का है, दो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट पे खाली ध्यान दे देंगे, ठीक है। एक आपका दिखाता है ये चेन आइसोमर्स, ठीक है, किस तरह का आइसोमर्स दिखाएगा आपको, चेन आइसोमर्स दिखाएगा, ठीक है। अब चेन आइसोमर्स क्या होते हैं तो ऑलरेडी पता है, ऐसे आइसोमर्स जिसमें लॉन्गेस्ट चेन डिफरेंट होगा लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो जैसे हम तुमको बोले कि मान लो, अच्छा पहला बात तो मीथेन, इथेन और प्रोपेन, ये तीनों तुम्हारा जो है चेन आइसोमर शो नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं है कि छोटा करके हम स्ट्रक्चर को दूसरा बना सकते हैं, ठीक है। इसको देखते कैसे हैं तो बहुत सिंपल है, चेन को छोटा करके प्रोबेबिलिटी देखते हैं, जितना हो सके उसके बेसिस पे गिनते हैं कि कितने चेन आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। तो चेन आइसोमर्स जैसे कि हम यहाँ पे बनाएंगे, तो एक, दो, तीन, चार, मतलब ब्यूटेन से आपका स्टार्ट होगा, ठीक है ना, कहाँ से स्टार्ट होगा, ब्यूटेन से। तो ब्यूटेन में हम जानते हैं ब्यूटेन का क्या होता है, CH3H2, ठीक है, CH3H2, क्लियर है, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे हम लोग, बहुत सिंपल, देखो कैसे करके फाइंड करते हैं। चेन चार का है अभी लॉन्गेस्ट चेन, ये हुआ एन ब्यूटेन, ये क्या हो गया आपका, एन ब्यूटेन। लॉन्गेस्ट चेन को एक छोटा करो, ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन बन जाएगा आपका कितना, तीन का, कितना का बन जाएगा, तीन का। अब नॉर्मल सा बात है, अगर यहाँ पे या यहाँ पे हम एक कार्बन लगाते हैं तो फिर ये एन ब्यूटेन ही बन जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है, एक ही स्ट्रक्चर और पॉसिबल है कि यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, CH3 लगाते हैं, क्या लगाते हैं, CH3 लगाते हैं, कोई दिक्कत है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ एक हाइड्रोजन है। तो देख सकते हो हाइड्रोजन आपका 10 हुआ, यहाँ भी 10 था, C4H10। अच्छा ये आपका आइसोब्यूटेन हो गया, मेरे ख्याल से देखने से भी समझ में आ रहा होगा, पिछले में बता ही चुके हैं, आइसो, नियो, पेंट, ये सब आप लोग को बताया हुआ है। तो ये आपका क्या हो गया, आइसोब्यूटेन, क्लियर है। इसी तरह आपसे बोलेगा एन पेंटेन का कितना आइसोमर्स होगा, ठीक है, किसका, एन पेंटेन का। तो एन पेंटेन हो गया, हम हाइड्रोजन नहीं लिख रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा कि आप लोग को हाइड्रोजन लिखना जरूरी है, ठीक है, ऐसे तो लिख ही दे रहे हैं सब, ठीक है, लेकिन आप लोग को जो बताया हुआ ध्यान रखिए। तो एन पेंटेन हम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, एन पेंटेन, ठीक है, एन पेंटेन। तो तीन दो पांच हो गया, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन होगा, जानते हो, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से होगा। देखो बनाने का तरीका हम बता रहे हैं, हाइड्रोजन तुम लोग भी समझ चुके हो कि हाइड्रोजन अगर नहीं लिख करके आओगे तो स्कूल में टीचर तुम लोग का नंबर काट ले, कोई दिक्कत, स्कूल में टीचर नंबर काट लेगा। तो पांच कार्बन एटम्स है, वही करना है, पहले चेन को छोटा करो, तो चेन को छोटा करोगे तो पांच से छोटा चेन मतलब कितना का चेन हो जाएगा, चार का। अब नॉर्मल सा बात है, अगर एंड वाले कार्बन में हम एक कार्बन लगाते हैं तब तो फिर आपका बन गया एनपेंटेन, है ना, एनपेंटेन है, तो वो तो सेम ही चीज हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास ऑप्शन कहाँ बचता है, ऑप्शन बचता है कि हम इस पर्टिकुलर जगह पे एक कार्बन लगाते हैं, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे एक कार्बन लगाते हो तो यही कंपाउंड बनेगा, कोई दूसरा कंपाउंड तो बना नहीं, ठीक है, क्योंकि आप ये कंपाउंड है तो ये सोच रहे हो, तो यहाँ से करोगे तो भी उसका नाम वही रहेगा, आइसो ब्यूटेन ही रहेगा। तो इस आइसोपेंटेन रहेगा, क्या रहेगा, आइसोपेंटेन। तो इसका एक प्रोबेबिलिटी हुआ आइसोपेंटेन, ठीक है, एक ये हुआ इसका चेन आइसोमर। और क्या हो सकता है, तो तुम देख लिए कि आप कहीं पर भी हम अगर कार्बन, ये वाला कार्बन को लगा रहे हैं तो और कोई कंपाउंड नहीं बन रहा है, तो एक ही ऑप्शन बचा, एक चेन को और छोटा कर दो, वन टू थ्री, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे कार्बन डालोगे तो वही एनपेंटेन हो गया, ठीक है। अगर एक कार्बन डाल के यहाँ डालते हो तो फिर से चार बना, तो मेरे को तीन से ज्यादा बड़ा चेन नहीं करना है, तीन से बड़ा चेन नहीं करना है। तो एक ऊपर कार्बन गया, एक नीचे कार्बन गया, पांच कार्बन हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन अपने से लिख लेना, हाइड्रोजन लिखोगे तो उतना हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन टेक्निकली बता दे रहे हैं, ऐसे हाइड्रोजन लिखना जरूरी है। तो हाइड्रोजन बहुत सिंपल है, हाइड्रोजन कितना होगा, तो हाइड्रोजन जितना आपका क्या बोलते हैं बॉन्ड कार्बन का ऑलरेडी होगा, बाकी बॉन्ड जो होगा हाइड्रोजन बना देंगे, क्लियर, कोई दिक्कत। तो ये हो गया आपका, इसको बोलते हैं नियोपेंटेन, इसको क्या बोलते हैं, नियोपेंटेन, क्लियर है। इसी तरह एक और देता है, क्वेश्चन में पूछेगा कभी कभार, हेक्सेन का पूछता है, तो हेक्सेन में कितने कार्बन एटम होंगे, देखो ध्यान से देख लो कितने आइसोमर्स इसमें बनेंगे, ठीक है, चार पांच छह, है ना, यही हुआ। हम क्या करेंगे, चेन को छोटा कर दे रहे हैं, ठीक है, तो पांच का चेन किए, ठीक है, पांच का चेन में अगर यहाँ डालेंगे तो ये बन गया आपका, कोई दिक्कत है ना, क्लियर है। उसके बाद अगर मान लेते हैं हम और कहीं पे लगा सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे हम लगा सकते हैं एक कार्बन,
तो 5 कार्बन एटम में एक और पॉसिबिलिटी है जब बीच वाले पे कार्बन में लग जाए। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये बन गया 3। उसके बाद अब नॉर्मल सा बात है, किसी और पोजीशन पे हम लगाएंगे तो वही कंपाउंड बनता है। तो और चेन को छोटा करेंगे तो 4 का चेन हुआ। कितना का चेन हुआ? 4 का चेन हुआ। 4 के चेन में देखो एक कार्बन यहाँ डाल दे, एक कार्बन यहाँ डाल दे, पॉसिबिलिटी है। ठीक है। उसके बाद 4 में ही देखो और एक पॉसिबिलिटी हो जाएगा। 4 में अगर हम एक कार्बन इधर डालें और एक कार्बन इधर डालें तो भी ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, नियो हेक्सेन है। ये कौन सा हेक्सेन है? नियो हेक्सेन है। इससे छोटा चेन अब पॉसिबल नहीं। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो टोटल कितने आइसोमर्स बन के तैयार हुए? 1 2 3 4। कोई दिक्कत? 5 थे तो खुद इसका पूछा। तो नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हुए इसके? 4 है ना। इसको मिला करके कितने हुए? 5। ठीक है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया है ना। तुमको अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे करके बोलेगा तो ये भी आइसोमर एन पेंटेन का, तो टोटल आइसोमर्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, टोटल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? 5। क्लियर? कोई दिक्कत? इसी तरीके से आगे फिर हम लोग, तो मतलब चेन आइसोमर्स आप लोग से एक पूछे। एक और पूछता है कॉन्फर्मर्स। क्या पूछता है? कॉन्फर्मर्स। लेकिन कॉन्फर्मर्स जानने से पहले हम लोग प्रिपरेशन कर लेते हैं। ठीक है। और ध्यान रखिएगा, आइसो ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल, नियो ब्यूटाइल बहुत सिंपल है समझना। पिछले में बता ही चुके हैं सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वो वाला वीडियो को एक बार देख लेना, क्योंकि अल्केन वाला में तुमको उस तरह का आ सकता है। सब्स्टिट्यूटेड चेन का नोमेनक्लेचर भी इसमें पूछ सकता है। साइड चेन वाला बताए थे ना, साइड चेन नोमेनक्लेचर, वो भी इसमें आ सकता है। ठीक है। तो आने का आ सकता है, लेकिन उतना स्कूल में नहीं भटकाएगा। लेकिन नॉर्मल कंपाउंड्स जो आपके कम से कम एनसीईआरटी में दे रखे हैं, है ना, उनका कम से कम आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो सब पूछ देते हैं। कुछ कंपाउंड्स कॉमन नेम के थ्रू पूछ सकता है, लेकिन कॉमन नेम के थ्रू ऐसे नहीं, तंग नहीं करता है जल्दी। लेकिन कॉमन नेम्स रटना जरूरी है ऑर्गेनिक में। क्लियर है? समझ में आ गया? तो अल्केन्स के हम लोग डायरेक्टली कहाँ चलते हैं? प्रिपरेशन में चलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? सो चलिए हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन से, वहां से स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज को हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। ठीक है। तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्सेज ऑफ अल्केन्स। क्लियर है ना। हाउएवर अल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स। तो ये तो सोर्सेज हो गए, है ना, जो पेट्रोलियम नेचुरल गैस है। तो ये सब सोर्सेज तो हो गए आपके, क्या कहते हैं, जो पहले से है। लेकिन इसको लैब में भी बनाया जा सकता है। कोई दिक्कत? तो लैब प्रिपरेशन जितने भी है आपको वही सब बता रहे हैं कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन या फिर लैब प्रिपरेशन कैसे होता है। तो अल्केन का डिफरेंट तरह से प्रिपरेशन हो सकता है। तो उसमें से सबसे पहला है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ? अल्कीन और अल्काइन, है ना। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या क्या हो गया? एक हो गया आपका एल्कीन और एक हो गया आपका अल्काइन। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। अच्छा एक बात और, जिस पर्टिकुलर चीज का मैकेनिज्म नहीं दे रखा है, ठीक है, एनसीईआरटी में, स्कूल में कम से कम उसका मैकेनिज्म नहीं पूछे। ठीक है। तो तुमको पहचानने क्या आना चाहिए? फाइनल प्रोडक्ट्स। ठीक है। पहचानना क्या आना चाहिए आप लोग को? फाइनल प्रोडक्ट्स पहचानना आना चाहिए, वो चीज जरूरी है। ठीक है। तो वो चीज का आइडिया हम देते चलते हैं, बहुत सिंपल सा, इसको बस समझते चलो। ठीक ना। देखो डाई हाइड्रोजन गैस, ऐसे भी इतना पढ़ने के बजाय इसको हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड होता है। जैसे C2H4 था, तो H2 ऐड हुआ तो C2H6 बन गया। कुछ हो नहीं रहा है, डबल बॉन्ड हट रहा है, दोनों जगह एक हाइड्रोजन लग जा रहा है। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? समझ में आया? तो और नॉर्मल और कार्बन कंपाउंड्स, सॉरी, उतने ही पर्टिकुलर इसमें आपके कार्बन एटम्स का अल्केन फॉर्म होगा जितना कार्बन एटम्स का आपका अल्कीन या अल्काइन दिया है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? तो देख रहे हो, इथीन से हम प्लैटिनम, पलाडियम, निकल को कैटलिस्ट की तरह यूज कर सकते हैं। किस किस को? प्लैटिनम, यहाँ देख लो, प्लैटिनम, पैलेडियम, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या बता देते हैं। और एक निकल। ठीक है। और किसको कर सकते हैं? निकल। तो प्लैटिनम और पैलेडियम जो है ना, कैटलाइज करता है रिएक्शन को रूम टेम्परेचर, मतलब इन दोनों मेटल को अगर यूज करोगे तो रूम टेम्परेचर पे ही हो जाएगा रिएक्शन। ठीक है। लेकिन निकल को यूज करोगे तो थोड़ा सा तुमको हाई टेम्परेचर और प्रेशर देना पड़ेगा। ठीक है। तो ज्यादा अच्छा कैटलिस्ट कौन हुआ तुम्हारा? ज्यादा अच्छा हुआ प्लेटिनम और पैलेडियम। लेकिन लेकिन एक चीज तुमको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लो कि प्रोपाइन को हम लोग यूज कर रहे हैं, तो प्रोपाइन में निकल को मत यूज करना। यहाँ पे दे दिया है निकल, तो भी प्लेटिनम पैलेडियम को यूज करना। क्यों? क्योंकि प्रोपाइन से प्रोपेन बनने के लिए आपको 2 हाइड्रोजन ऐड होना होगा।
क्लियर है ना? इसका फॉर्मूला क्या है? C3H4, और इसका फॉर्मूला क्या है? C3H8। तो 4 हाइड्रोजन ऐड होगा मतलब 2 H2 मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं। वैसे भी ट्रिपल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड बढ़ा मतलब एक एक हाइड्रोजन कम होगा एज कंपेरिजन टू अल्कीन, है ना? तो क्या देखो ये प्रोसेस क्या है ना, बेसिकली देखो प्रोपाइन जो है इसको अच्छे से समझ लो, बहुत सिंपल सा चीज है। जैसे मान लो कोई भी प्रोपाइन लेते हो, प्रोपाइन लोगे, जैसे मान लेते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C ही ले लेते हैं, ठीक है, H। अगर ये प्रोपाइन को लिए हैं और इसका हम हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजनेशन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कोई भी एक कैटलिस्ट चुन लो, प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल। तो इसमें दो चीज है, इसमें अल्कीन भी बन सकता है, ठीक है, मतलब आपका C2H4 भी बन सकता है, इसमें C डबल बॉन्ड C H2H2, कोई दिक्कत? और एक प्रोबेबिलिटी है कि इसमें अल्केन भी बन सकता है, इथेन। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होगा, है ना? मतलब रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ अगर मान लो कैटलिस्ट को यूज कर रहे हो तो फिर तुम्हारा अल्केन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो तुमको अल्कीन बने, कहने का मतलब है कि इसमें एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हुआ, दो हाइड्रोजन ऐड हुआ है, ठीक है, तो बना है इथीन। और अगर 4 हाइड्रोजन ऐड हो गया तो क्या बन गया? इथेन। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर बहुत ज्यादा तेज होगा, मतलब सिर्फ कैटलिस्ट को यूज करोगे तो अल्कीन बन जाएगा। लेकिन अल्कीन में इस रिएक्शन को रुकना होगा तो दो चीज होता है, एक होता है प्रोमोटर, एक होता है पॉइजन। क्या होता है? एक होता है प्रोमोटर और एक होता है आपका पॉइजन, ठीक है। ये क्या है इसको समझ लो। अगर कैटलिस्ट के साथ प्रोमोटर को यूज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन और बढ़ा देगा, लेकिन कैटलिस्ट जैसे मान लो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाया और साथ में पॉइजन यूज कर दिया तो थोड़ा सा रेट ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट से घटा देगा। तब क्या होगा कि अगर मान लो तुमको अल्कीन बनाना है तो तुमको पॉइजन यूज करना पड़ेगा, जैसे कि सल्फर, सल्फर यूज करते हैं हम लोग, ताकि अल्कीन में ही रुक जाए हाइड्रोजनेशन, फर्दर हाइड्रोजनेशन होकर के ये अल्केन ना बने। क्लियर है? समझ में आ गया? लेकिन ये अल्केन का ही प्रिपरेशन है, इसलिए तुमको यहाँ पे वो चीज नहीं दिया हुआ, अल्कीन के प्रिपरेशन में वो चीज तुमको मिल जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, आपको बस फाइनल प्रोडक्ट देखना है। इथीन है तो प्रोपेन बना, जैसे प्रोपेन है तो प्रोपीन है तो प्रोपेन बना, ठीक है, प्रोपाइन है तो आपका प्रोपेन बना। कोई दिक्कत? इसमें अल्केन, चाहे अल्कीन लोगे अल्केन लोगे, अब सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का अल्केन बन के तैयार होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? इस रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन बोलते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड होता है, ठीक है। ये किस रिएक्शन के टाइप में आता है? तो ये एडिशन रिएक्शन के टाइप में आता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? बोलोगे सर ये मेटल का काम क्या है, तो मेटल अपने ऊपर हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो भी मेटल लोगे ना, ठीक है, जैसे मेटल लिए तो ये अपने सरफेस पे हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक बॉन्ड बना के रहता है। जैसे ही ऊपर इसका अल्कीन आया, जैसे मान लो, ठीक है ना, तो अल्कीन ये दोनों हाइड्रोजन किसके तुरंत टूट जाता है बॉन्ड और किसके तरफ भाग जाता है? लग जाता है। इसीलिए हाइड्रोजनेशन को सिन एडिशन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि एक ही तरफ से हाइड्रोजन लग रहा है। तो दिक्कत है? समझ में आ गया? अगर मान लो एक हाइड्रोजन नीचे से, एक हाइड्रोजन इस कार्बन में ऊपर से लगता है तो फिर एंटी एडिशन होता है। लेकिन ये किस तरह का एडिशन है? सिन, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन कार्बन में सेम साइड से लग रहा है। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? इतना चीज समझ में आया? बढ़िया से आ गया, ठीक है। ये पहला रिएक्शन हुआ। कौन सा रिएक्शन हुआ? फर्स्ट रिएक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तरीका है आपका, एक तरीका हो गया फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दूसरा तरीका है आपका फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। इसमें दो कैटेगरी है, ठीक है। एक है आपका ये एक है आपका ये वाला रिएक्शन, ठीक है। ये क्या रिएक्शन, पहले तो जानो अल्काइल हैलाइड क्या होता है। अगर मान लो अल्केन में से, किसमें से? अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दे, क्या कर दें? रिमूव कर दें, और उसके जगह पे हैलोजन लगा दें। क्या लगाते हैं? हैलोजन। हैलोजन क्या क्या होता है? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सारा हैलोजन होता है, ठीक है। इन चारों में से कोई भी ग्रुप लगा दे अल्केन से, एक हाइड्रोजन हटा के उसके जगह पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। उसको क्या बोलते हैं? अल्काइल हैलाइड। जैसे मीथेन का फॉर्मूला हुआ CH4, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन हटाए, मान लो क्लोरीन लगा दिए तो बना CH3Cl, तो ये आपका क्या हो गया? मिथाइल क्लोराइड। क्या हो गया आपका? इसको बोलेंगे मिथाइल। CH3 ग्रुप आपका मिथाइल। आपको पता है, ऑलरेडी बताया हुआ है कि अल्काइल ग्रुप जो होता है वो क्या होता है?
अल्काइल ग्रुप होता है CnH2n+1, मतलब अल्केन से एक हाइड्रोजन कम, और इसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। इसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप लगा रहता है वो होमोलोगस सीरीज बन के तैयार हो जाता है। जैसे तुम कोई हेलोजन लगाओगे तो अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, अगर OH ग्रुप लगा दोगे तो अल्कोहल बन जाएगा, अल्कोहल होमोलोगस सीरीज। ठीक है, अगर मान लो हम इसमें COH ग्रुप लगाते तो बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर CHO ग्रुप लगाते तो बन जाएगा आपका अल्डिहाइड। तो कहने का मतलब है कि अल्काइल ग्रुप का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, इसके साथ कोई पर्टिकुलर चीज आपका लगे रहता है, तब जाकर के वो एक होमोलोगस सीरीज का पार्ट बनता है। जैसे आप बोल सकते हो कि अल्काइल ग्रुप में एक हाइड्रोजन लग जाए तो अल्केन होमोलोगस सीरीज बन जाता है। होमोलोगस सीरीज मतलब समझे? होमोलोगस सीरीज का मतलब हुआ कि ऐसा पर्टिकुलर सीरीज ऑफ कंपाउंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जिसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहता है, मतलब एक ही तरह का केमिकल रिएक्शन शो करता है। जैसे अल्केन है तो अल्केन एक ही तरह का केमिकल रिएक्शन शो कर रहा है, अल्कीन है तो अल्कीन एक ही तरह का केमिकल रिएक्शन शो कर रहा है। ठीक है, और उसका जनरल फॉर्मूला भी क्या होता है, सेम होता है। जैसे जैसे अभी अल्केन का तुम बता ही दिए हैं, CnH2n+2। अगर मान लो तुम बोल रहे हो अल्काइल क्लोराइड है ना, तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+1, मोनोक्लोराइड है मान लो, Cl। कोई दिक्कत बनेगी। मिथाइल क्लोराइड कौन सा, CH3Cl। ठीक है, इथाइल क्लोराइड C2H5Cl। ठीक है, तो ये एक होमोलोगस सीरीज नया बन के तैयार हुई। इसी तरह अल्कीन एक होमोलोगस सीरीज है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल रिएक्शन एक ही तरीके का होता है, जैसे प्रोपाइन लो, ब्यूटाइन लो, सबका, तो वो भी एक होमोलोगस, मतलब ऐसा पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स जिसका एक जनरल फॉर्मूला हो और उसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, सेम हो, उस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं, या फिर होमोलोग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोलोग्स बोलते हैं। क्लियर है? तो अब यहाँ पे समझ गए मेरे ख्याल से सारा चीज, अल्काइल हैलाइड क्या होता है। तो अल्काइल हैलाइड्स एक्सेप्ट फ्लोराइड्स, एक्सेप्ट फ्लोराइड मतलब इस रिएक्शन से अगर करोगे तो फ्लोराइड नहीं होगा। ठीक है, तो अल्काइल फ्लोराइड मत लेना। जैसे यहाँ देख रहे हो CH3Cl है ना, क्या है, CH3Cl गलत लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, CH3Cl प्लस H2। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल विथ जिंक, और कोई भी डाइल्यूट एसिड लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो वही H+ यहाँ लिखा है, H+ का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपका बना क्या, तो देख सकते हो कुछ नहीं हुआ है, क्लोरीन हटा है, हाइड्रोजन लग गया। अब क्लोरीन कौन लेके चला गया है, एक हाइड्रोजन लग गया है इसमें, और एक हाइड्रोजन क्लोरीन लेके चला गया है। कोई दिक्कत, इसका भी मैकेनिज्म आप लोग को नहीं जानना है। तो और इसमें भी देख सकते हो कि जितने कार्बन एटम अल्काइल हैलाइड में है उतने ही कार्बन एटम का आपको क्या बना है, अल्केन बना है। इसमें HCl एक प्रोडक्ट बनेगा, इसका नाम याद रखिएगा। ठीक है ना, तुमको इसी तरह से क्वेश्चन सेट करेगा, क्वेश्चंस बोल देगा कि अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स, मान लो कि बोला कि कोई एक सीरीज ऑफ कंपाउंड्स है जो कि H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, और तुमको जितने कार्बन एटम्स उस हल्का पर्टिकुलर ग्रुप में है, उसका अल्केन बन रहा है और HCl बन रहा है, तो तुम यहाँ से तुमको बताना होगा कि ये अच्छा अल्काइल हैलाइड है। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर है ना, तो क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पूछेगा। क्लियर है, अब समझ में आया है ना। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन तुमसे अगर पूछे, मान लो कि कोई C2H6 बन रहा है, क्या बन रहा है आपका, C2H6 प्लस HCl बन रहा है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, हम लिए हैं Zn और H+, ZnH+। ठीक है, हम बोले कि हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, तुमसे पूछे कि कौन सा कंपाउंड लेंगे यहाँ पे, मान लो मोनोक्लोराइड है, कोई क्लोराइड है। ठीक है, तो कौन सा कंपाउंड लिया होगा, कहाँ कुछ हो रहा है, जितना क्लोरीन, एक क्लोरीन निकल रहा है, हाइड्रोजन लग रहा है, CH3 था तो क्या बन गया, CH4, तो ये C2H6 है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, C2H5Cl। समझ में आ गया ना। ठीक है, C2H6 बन रहा है ना, तो कार्बन क्या हुआ, बस एक हाइड्रोजन, मतलब क्लोरीन यहाँ हट के एक हाइड्रोजन लग गया, ये ना हुआ। क्लियर हुआ, समझ में आया। इसी तरीके तो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं से पूछेगा,
अब जैसे तुम अभी क्या है कि अल्केन का प्रिपरेशन पढ़ोगे, उसके बाद इसका केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, फिर उसके बाद अल्कीन का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, फिर अल्कीन का प्रिपरेशन पढ़ोगे, फिर उसके बाद उसका केमिकल प्रॉपर्टीज। अब मान लो कोई रिएक्शन है जिससे अल्केन से अल्कोहल बन रहा है, फिर अल्कोहल से अल्कीन बन रहा है, तो तुमको कन्वर्जन दे देगा कि अल्केन से तुमको बनाना है अल्कीन थ्रू अल्कोहल, इस तरीके से क्वेश्चन कर देगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि सारा रिएक्शन जो आपको बताएंगे सब याद रहना चाहिए, तुरंत प्रोडक्ट पहचान पाओगे, ऐसा दिक्कत होगा। ठीक है, एग्जाम से आप क्या कहते हो, जिस दिन एग्जाम रहेगा अगर गैप होगा तो उस दिन भी आपको रिएक्शंस रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल सा बात है, बहुत चीज रटोगे तो दिमाग से निकलेगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि थोड़ा रिवीजन उस दिन, ऐसा नहीं कि अभी छोड़ देना, अब उस दिन फिर ये रटना पड़ जाएगा, उस दिन याद करना पड़ जाएगा, पहले से याद करके रखो, उस दिन खाली उसको रिवाइज करो। थोड़ा बहुत लगेगा पीछे का भूल रहे हो तो होता है, कोई बड़ा बात नहीं है, कंफ्यूजन आ जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए, तो आप देख सकते हैं क्लोरोइथेन है, यही ना दिए थे, C2H5Cl, क्या बना C2H6। ठीक है, देखो 1 क्लोरोप्रोपेन है ना, तो प्रोपेन है CH3CH2CH2, तो एक क्लोरीन हटा, यहाँ हाइड्रोजन लगा दो, तो CH3 क्या बन गया। ठीक है, यहाँ पे क्या निकला CHI, CHI से HCl, CHI लिख दिया है, क्या है आपका HCl। ठीक है, क्या है आपका HCl। कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। ठीक ना, क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट है इस यहाँ तक मैं पूछ सकता था, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। चलिए, ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये है आपका एल्काइल हैलाइड, क्या है आपका एल्काइल हैलाइड्स। तो एल्काइल हैलाइड जैसे ले रहे हैं CH3Br। ठीक है, तो नॉर्मल सा बात है, हम कोई भी रिएक्शन करते हैं तो वहाँ एक मोलिक्यूल तो नहीं रहता है, जनरली एक मोल रहता है, मोल्स में हम लोग देखते हैं, तो मोल्स में करेंगे तो मोल में कितने मॉलिक्यूल हो गए, 16 × 10⁻23 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है, तो जैसे मान लो तुम CH3Br लिए तो उसका 2 मॉलिक्यूल, और मान लो सोडियम मेटल लिए तो 2 सोडियम का एटम जा करके रिएक्शन करता है। कैसे रिएक्शन होता है तो वो देखो, Br ये इस तरीके से कट जाता है, बहुत बढ़िया से देखना, उल्टा करके लिखना तब समझ में जल्दी आ जाएगा। तो 2NaBr बन गया, क्या बन गया आपका 2NaBr, और ये दोनों CH3 को आपस में जोड़ दें। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा इथेन CH3, एक CH3 और होगा यार, हाँ C2CH3 इथेन, नाम लिख दिया है, वो लिखना भूल गया है। ठीक है, हाँ अच्छा, यहाँ देखो लिख दिया है ब्रोमो मीथेन, तो मीथेन लिख दिया है, मीथेन, हाँ मीथेन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ब्रोमो इथेन लिया है। ठीक है, तो ब्रोमो इथेन में क्या बन रहा है, तो फिर ऐसे ही तोड़ देंगे। ठीक है, टूट गया, तो 2NaBr यहाँ पे अलग कर दो, +2NaBr। क्लियर है, और बन क्या गया बीच में यहाँ पे, तो C2H5 मिलेगा, तो क्या बन जाएगा C4H10, मतलब N-ब्यूटेन। क्लियर, कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें याद रखना कि जो भी तुम अल्काइल हैलाइड लोगे, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ अल्काइल हैलाइड ब्रोमोमीथेन लिए, तो जितना कार्बन एटम अल्काइल हैलाइड में होगा, अल्केन जो बनेगा उसमें दुगुना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होगा, जनरली इवन नंबर्स होगा, फर्क नहीं पड़ता है ना, तुम 5 का लो कि 2 का लो, अगर अल्काइल हैलाइड लियो तो डबल हो ही जाना है। क्लियर है ना, तो 5 का लोगे तो 10 का बन जाएगा कार्बन एटम का अल्केन, है ना। देख रहे हो ना यहाँ पे, जब ब्रोमोमीथेन लिए CH3Br, एक ही कार्बन था ना, लेकिन जब इथेन बना तो 2 कार्बन का इथेन बना, अल्केन बना। क्लियर है, तो जनरली इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का अल्केन बन के तैयार होगा। क्यों होगा वो समझ जा रहे हो, क्योंकि जो भी तुम अल्काइल हैलाइड लोगे उसमें जो अल्काइल ग्रुप है उसमें जितने कार्बन एटम्स है उसके डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का अल्केन बन के तैयार होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, पिछले रिएक्शन में भी और इस रिएक्शन में भी। ठीक है, जैसे कहाँ पे क्या दिया हुआ, तो जैसे जिंक जैसे दिया था H+ दिया, तो इसमें ट्राई ईथर, तो आप लिखोगे अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, with sodium in the presence of dry ether gives alkanes with even number of carbon atoms, basically double the number of carbon atoms present in alkyl halide, double the number of carbon atoms present in alkyl halide। कोई दिक्कत है? क्लियर हो गया मेरे ख्याल, समझ में आ गया। इस रिएक्शन का नाम ऊर्ज रिएक्शन, इसका नाम क्या है ऊर्ज रिएक्शन है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। एंड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्केन्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कोई दिक्कत? ठीक है,
समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि मान लो तुमसे ही पूछ रहे हैं, तुम जाके इसका कर के आना, ठीक है, तुम लोग अपने सोचना, ऐसे ही पूछ दिए रहे हैं कि अगर हम दो अल्काइल हैलाइड ले साथ अलग अलग, तब फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये तो तुमको दिया है कि एक अल्काइल हैलाइड लोगे तब बनेगा इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्या ये दो अलग अलग अल्काइल हैलाइड लेने पे भी होगा। दो अलग अलग, एक लिए है CH3Br और एक ले लिए हम C2H5Br, तब ठीक है। तो एक क्वेश्चन के फॉर्म में इसको हम दे दे रहे हैं तुमको, ठीक है, उसको ध्यान में रखना और नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आप लोग दिमाग में, व्हाट विल हैपन इफ टू अल्काइल डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स आर टेकन। ये कल हम आपको करवा देंगे, तब तक आप लोग थोड़ा ट्राई करके आना, ठीक है। तो डू, ये आप होमवर्क की तरह दे, ठीक है ना, थोड़ा सर्च करके आना, ठीक है, सर्च करके आना, बाकी हम आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। चलो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो अल्काइल हाइड्राइड में दो कैटेगरी था, एक था जिंक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, और एक था आपका उर्ज रिएक्शन, एक था आपका उर्ज रिएक्शन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें भी दो हैं, इसमें भी आपके कितने होंगे, दो होंगे। क्या कौन कौन से हैं, तो देख लो। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कहने का मतलब है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे इथानोइक एसिड ले लो, CH3COH, CH3COH, और इसको किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर दो, जैसे NaOH जिसमें सोडियम है, तो फिर आपका क्या होगा, ये H प्लस यहाँ से निकलेगा, ये माइनस बनेगा, ये Na प्लस, ये OH माइनस, Na इसके साथ लग जाएगा, क्या बनेगा, CH3COONA। यही हुआ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो गया आपका, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जानते हो क्या होता है ऑलरेडी, तो बताने की जरूरत नहीं है ना। जैसे ये CH3COH है तो बॉन्ड तो पता ही है, CH और COH जो अलग से है वो A से होता है, C डबल बॉन्ड O, एक होगा OH। कोई दिक्कत, क्लियर इतना पार्ट, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, बोल रहा है सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम। क्या है सोडा लाइम, कोई बार क्वेश्चन में पूछ देता है कि सोडा लाइम क्या होता है, तो ये देखो, मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये CO देख लो यहाँ लिया हुआ है, और ये NOH, ये क्या आपका NOH gives alkanes containing one carbon atom less than the carboxylic acid। कार्बोक्सिलिक एसिड में दो कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, लेकिन अल्केन जो बना कितना का बना, एक का बना, ठीक है, कोई दिक्कत। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो सॉल्ट होगा उसमें जितने कार्बन एटम्स होंगे उससे एक कम कार्बन एटम का अल्केन बन के तैयार होता है, कोई दिक्कत इस प्रोसेस से। और इसमें एक बाई प्रोडक्ट है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। अच्छा, हीट कर रहे हैं यहाँ देख सकते हो, है ना, हीट कर रहे हैं, तो हीट करेंगे ना तो क्या होगा कि Na2CO3 फर्दर ब्रेक करेगा और CO2 बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा, CO2। तो CO2 जब किसी चीज से बाहर करते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ से CO2 हम निकाल रहे हैं, किससे निकाल रहे हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है, ये निकाले बाहर किए, COO आपका बाहर हुआ। तो ये बाहर करने का प्रोसेस मतलब कि इसी को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। जब कार्बन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किया जाए, तो CO2 दिख रहा है, तो CO2 को बाहर किए, तो यहीं पे देखो लिखा हुआ, द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अ कार्बोक्सिलिक एसिड इज डीकार्बोक्सिलेशन। क्लियर, कोई दिक्कत है। इसी में जैसे हम तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, अब देखो, तो एक क्वेश्चन बताओ तो मेरे को, जैसे हम मान लो पूछ दिए, ये कार्बन है देखो CH3, एक यहाँ पे CH3, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया C, ये हो गया डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस कार्बन से लगा हुआ एक है CH3, ठीक है, एक है यहाँ CH3, ठीक है, और ये हो गया C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, क्लियर। यहाँ से हाइड्रोजन हो जाएगा एक कम, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। हम बोले इस पर्टिकुलर चीज का हम डीकार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम, मतलब CaO हीट, और साथ में क्या लिए हैं Na,
OH। कोई दिक्कत? अब तुमसे बोले फाइनल रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो कौन सा अल्केन बनेगा तेरे हिसाब से? अगर ये पर्टिकुलर ग्रुप हम ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो जो सोडियम सॉल्ट बनेगा वो Na बनेगा, नॉर्मल सा बात है, बेसिकली सोडियम सॉल्ट ले रहे हैं, ठीक है। और सोडियम सॉल्ट कैसे बनता है वो ऑलरेडी बता चुके हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको NaOH के साथ रिएक्ट कराओगे तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, ये तो इस तरह का सॉल्ट बनकर तैयार होगा, इसलिए सोडियम सॉल्ट ऑफ। अब तुमसे पूछे कि कौन सा अल्केन बनकर तैयार होगा, तो इतना कुछ नहीं सोचना है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से हटा देना, COO, CO2 हटना चाहिए, तो हट गया तो बचा ये, इसमें ये हटा के एक हाइड्रोजन जोड़ दे, वही अल्केन बनेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका प्रोपेन बन जाएगा, ध्यान दोगे अगर सही से तो। सही है ना? ये है ना, सीधा 3 कार्बन, और यहाँ पे क्या लगा बीच वाले में, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लग गया, ठीक है, तो यहाँ पे CH3 बना। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर है? और भी कॉम्प्लिकेट कर सकता है, मतलब कहने का मतलब तुमको चेन पे ध्यान देना होगा। तो ये हो गया C डबल बॉन्ड O, ये हो गया ON, ठीक है। अब हम इसके साथ एक कार्बन जोड़ दिए, एक कार्बन यहाँ जोड़ दिए, एक कार्बन यहाँ जोड़ दिए, एक कार्बन और यहाँ जोड़ दिए। क्लियर है ना? अब पूछे कि क्या बनेगा, तो बहुत सिंपल है, वही चीज है ना, यहाँ से बॉन्ड हटाओगे और हाइड्रोजन जोड़ दोगे, वही अल्केन बनेगा। ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है, और एक हाइड्रोजन इस कार्बन में लग जाएगा, वो अल्केन। क्लियर है? तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछे, समझ में आ रहा ना, रिएक्शन पे किस तरीके से कंट्रोल लाना है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करके तब उसमें करना पड़ेगा। यानी कि अल्केन यहाँ कौन सा बनेगा, समझ में आ गया होगा। ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, तो ये C, 3 कार्बन एटम तो ऐसे ही हम बना देते हैं, C, इसके साथ एक CH3 था, इसके साथ एक CH3 था, यहाँ पे भी CH3 था, ठीक है, और इसके साथ क्या लग गया, एक हाइड्रोजन। और क्या बनेगा इसमें, तो Na2CO3 बनता है। इस रिएक्शन को फिर से एक बार क्या बोलते हैं, डिकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 निकलता है। क्लियर? समझ में आ गया? बढ़िया से, इसमें कंफ्यूज नहीं करोगे। ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन हुआ। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप से। इस तरीके से अपने से बना बना क्या, ऐसे ही कार्बन वर्बन जोड़ करके अपने से तुमको जो है ना दिमाग लगाना है, और क्या बोलते हैं, सेट करना है अपना दिमाग को कि भाई हमको मतलब प्रोडक्ट क्या बन रहा है वो मेरे को पता चले। ठीक है, ये चीज आप लोग से पूछेगा। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, चलिए नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड इज नीडेड टू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन। तो याद रखना है यहाँ सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड पूछा है, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड पूछ रहा है कौन सा है, ठीक है, ना कि सोडियम सॉल्ट ONA नहीं, OH रहना चाहिए। ठीक है ना? तो आपका प्रोपेन बन रहा है, तो नॉर्मल सा बात है, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसमें एक कार्बन ज्यादा होगा, तो इसका मतलब 4 कार्बन एटम्स होंगे। कोई दिक्कत? हाँ, चौथे कार्बन में डबल बॉन्ड OH। ठीक है, सब में हाइड्रोजन लिख देना करना, CH2 CH2 CH3, ये इंपॉर्टेंट, यही बनेगा। मतलब कौन सा एसिड हुआ ये, ब्यूटानोइक एसिड। क्लियर? समझ में आ गया है ना, ब्यूटानोइक एसिड। क्लियर? कोई डाउट इसमें? अब मेरे ख्याल से डाउट नहीं है इस तरह क्वेश्चंस में। चलो, तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। एक और तरीका है जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड से सॉल्ट से हम लोग या कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाते हैं। ओके, तो दूसरा तरीका जिससे हम लोग मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज करके हम लोग बना सकते हैं अल्केन, वो है आपका कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ठीक है, एक आपका पहला मेथड था डिकार्बोक्सिलेशन, ये मेथड का नाम है कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ठीक है, करते क्या है इसमें हम लोग, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। वही चीज है, वहां भी सोडियम सॉल्ट ही ले रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड का, यहाँ पर भी हम लोग सोडियम सॉल्ट ही ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो आप अगर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, एक्वस सॉल्यूशन लेना है, मतलब पानी में मिला हुआ। कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे कौन सा लिया, CH3COL, सोडियम एसिटेट, इसको पानी में मिला दिया है, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस क्या किया, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है, उसमें आप देख सकते हो अल्केन बन रहा है, इथेन बन के तैयार हुआ, ठीक है, उसके बाद CO2 बना, H2 बना, और NaOH बन रहा है। ये सारा चीज आपका इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद बन रहा है।
आप जानते हो इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसमें दो जगह पे रिएक्शन होता है, मतलब दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पे। एक आपका होता है एनोड पे, एक होता है कैथोड पे। तो दो रिएक्शन इसमें भी होगा, एक होगा एनोड रिएक्शन, एक होगा कैथोड रिएक्शन। और दोनों रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा इंक्लूड करके ये पूरा का पूरा होल रिएक्शन, दिस इज द होल रिएक्शन बेसिकली। ये कौन सा रिएक्शन है? होल रिएक्शन। कोई दिक्कत? होता क्या है अब उस चीज को समझ लो इसमें पहले। द रिएक्शन, अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, गिव्स अल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एट द एनोड। तो इसमें कितने कार्बन एटम्स प्रोड्यूस होते हैं? इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रहते हैं, ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, क्लियर? कोई यहां तक दिक्कत नहीं? मेरे ख्याल समझ में आ गया। अब होता क्या है इसको पहले समझ लो। तो देखो, द रिएक्शन इज सपोज टू फॉलो द फॉलोइंग पाथ। ये है आपका CH3CO माइनस और N। ठीक है, इसमें से Na प्लस हट गया तो देखो ये है आपका एसिटेट आयन। ये कौन सा आयन है? एसिटेट आयन। दिख रहा है आपको? ठीक है, एसिटेट आयन, है ना। अब इसमें आगे हम लोग देखते हैं, तो दोनों का रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं, एनोड और कैथोड। ठीक है, एनोड और कैथोड। तो एनोड एनोड पे क्या होता है? एसिटेट आयन जो रहता है, एसिटेट आयन जो रहता है वो एक इलेक्ट्रॉन आपका रिलीज करता है और दे देता है, उससे CH3 बाहर आ जाता है। क्या बाहर आ जाता है? CH3 बाहर आ जाता है। और कार्बन के साथ वो खुद क्या बना लेता है? बॉन्ड बना लेता है। कार्बन के साथ क्या बना लेता है? बॉन्ड बना लेता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सिंपली इसको समझो, एसिटेट आयन है, यहाँ पे हम माइनस कितना इलेक्ट्रॉन लिख रहा है? दो। तो दो मॉलिक्यूल है तो दो इलेक्ट्रॉन निकला, यानी कि एक मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन निकला। इलेक्ट्रॉन कहां से गया? तो ये माइनस चार्ज था, इसका मतलब ये माइनस चार्ज का मतलब हुआ कि दो इसके पास पेयर है। क्या था आपका? एक इलेक्ट्रॉन पेयर था। तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर में तो दो मॉलिक्यूल है तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर दो हो गए, और दोनों पेयर से एक एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तब जो स्पीसीज बनेगा वो क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। तो ये एसिटेट आयन था, एक इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल, तो दो मॉलिक्यूल है। अच्छा, दो मॉलिक्यूल क्यों है ये भी समझ में आ रहा होगा? ठीक है, अभी 2:2 ये बैलेंस करने पे इस तरह का चीज बन रहा। तो आप एक चीज देख सकते हो, जो आप लिए तो दो मॉलिक्यूल लिए तो टोटल कार्बन एटम्स कितना लिए? से तीन तीन और दो उधर छह। ठीक है, लेकिन बना है क्या? दो ही का। तो जितना आपका कार्बन एटम्स एसिटिक एसिड में प्रेजेंट है ना, उतना ही कार्बन एटम्स का अल्केन बन के तैयार होना है। कोई दिक्कत है? तो ये बहुत सिंपल, इसको कर देते हैं। अब जो ये एसिटेट फ्री रेडिकल बन के तैयार हुआ है, क्या बन के तैयार हुआ है? एसिटेट फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में क्या होगा? अब ये वाला बॉन्ड का होगा होमोलाइटिक फिजन। ठीक है, तो होमोलाइटिक फिजन होगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, तो देखो फ्री मिथाइल फ्री रेडिकल बना। क्लियर? और एक इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर आ जाएगा? कार्बन के ऊपर। और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में बीच में डबल बॉन्ड बना लेगा तो बन जाएगा CO2। कोई दिक्कत? तो ये एनोड पे आपका मिथाइल फ्री रेडिकल मिलता है, और दो मिथाइल फ्री रेडिकल मिलता है, और दो CO2 गैस मॉलिक्यूल्स आपका निकलता है, आपका दो एसिटेट आयन के यूज करने पर। कितने आयन? दो। दो मतलब एसिटिक एसिड आपके दो मॉलिक्यूल्स को यूज करने पे, दो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड को यूज करने पे। और कैथोड पे, अब यहाँ पे देखो ये जो CH3 है तो दो CH3 है, तो दो CH3 है तो दोनों आपस में एक CH3 बॉन्ड बना लेगा, तो क्या बन जाएगा? एक CH3 बॉन्ड बना है तो C2H6। क्या बना? C2H6। तो यही CH3 फ्री रेडिकल आपस में मिलके क्या बना लिया? इथेन। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो यहां भी इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि जो आपका एसिटिक एसिड यूज करो, तो जैसे यहाँ पे एसिटिक एसिड यूज किया है, एसिटिक एसिड कौन सा है? CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, मान लो ये एसिटिक आगे NaOH से रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ ONA बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ। ठीक है, कोई दिक्कत? H प्लस हटता है। अच्छा, इसमें भी अल्केन कितना का बनेगा? तो बहुत सिंपल है, बॉन्ड यहीं से तोड़ना और जितने कार्बन इसमें होंगे उसका दो कर देना, इंटू टू कर देना। क्लियर? तो जब CH3 एक CH3 हुआ तो आपका जो अल्केन बन के प्रोड्यूस होगा वो C2H6 होगा, CH3 इंटू टू। क्यों? क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे यूज है, तो दो CH3 आपस में निकलेगा, दो CH3 फ्री रेडिकल। अब यहीं पे तुम्हारा क्या निकला? दो CH3 फ्री रेडिकल निकला ना। क्लियर? कोई दिक्कत? तो दोनों CH3 आपस में मिलकर क्या कर लिए? यही कारण है कि तुम्हारा जो फ्री रेडिकल निकलेगा वो तो सेम ही निकलेगा।
तो नॉर्मल सा बात है, दो फ्री रेडिकल आपस में जुड़ेंगे तो हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का ही बन के तैयार हो। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। एनोड पे कैथोड पे बहुत सिंपल रिएक्शन होता है। जो वाटर होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, OH माइनस, और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कहां से गेन कर रहा है, तो यहाँ आपको दिख रहा है कि एक मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है। क्लियर है ना, एक मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। तो दिक्कत, अगर मान लो दो H2O मॉलिक्यूल्स रहेगा तो दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा और दो OH माइनस निकलेगा और दो क्या निकलेगा आपका, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। और दो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, H2 गैस बनाना। कोई दिक्कत, समझ में आया। तो आपको बेसिकली इसमें क्या याद रखना है, तो एनोड और कैथोड में किस तरह का रिएक्शन हो रहा है वो देख लेना। ऐसे आप लोग से मैकेनिज्म मेरे को नहीं लगता कि 11th वाले में पूछेगा, तो डायरेक्ट मेन प्रोडक्ट ही मेन है इसमें, मतलब प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो फाइनल प्रोडक्ट सब याद रखना, मतलब इस रिएक्शन को ध्यान से रखना। और अगर हो सके तो दोनों याद भी कर लेना, हो सकता है ठीक है ना। ऐसे फाइनल प्रोडक्ट तो बहुत सिंपल है, देखना यहाँ पे सीधे सीधी कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड लिया गया है, उसका ये वाला पार्ट को भूल जाना। इधर वाला पार्ट जो होगा, जैसे CH3 है तो CH3 का डबल वाला अल्केन पैदा होगा। अगर C2H5 होता तब कौन सा अल्केन पैदा होता, ब्यूटेन, C2H5 इंटू 2 मतलब C4H10। कोई दिक्कत, अगर C3H7 रहता, COH CONA, तो कौन सा बनता, C6H14 हेप्टेन, हेक्सेन, क्या बनता, हेक्सेन। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, बढ़िया से समझ में आ रहा है ना चीज। चलिए, तो अब इसी में क्वेश्चन अलग अलग पूछ सकता है। पूछ रहा है मीथेन कांट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, व्हाई। बहुत सिंपल है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का बनेगा, तो मीथेन में तो एक ही कार्बन है, कैसे बन सकता, नहीं बन सकता है, कोई दिक्कत, क्लियर है। बिकॉज इसका रीजन है, बिकॉज इन दिस प्रोसेस कार्बन विथ इवन नंबर, alkane with even number of carbon atoms are formed and methane is one carbon atom which is odd। कोई दिक्कत, ये बहुत सिंपल आंसर, आगे बढ़ सकते हैं, समझ में आ गया इतना पार्ट। चलिए ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, इसका अल्केन्स का, अल्केन्स आर ऑलमोस्ट नन पोलर मॉलिक्यूल्स, मतलब अल्केन्स पोलर नहीं होता है। ठीक है, अल्केन्स जनरली पोलर नहीं होता है, क्योंकि जितने भी बॉन्ड्स के डाइपोल होते हैं वो सारे एक दूसरे को वेक्टर क्वांटिटी है, कैंसिल आउट करके फाइनल डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है मॉलिक्यूल का। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि CH4 है, तो CH4 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल, कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। कोई दिक्कत, समझ में आया। अब नॉर्मल सा बात है, अगर किसी एक बॉन्ड को तुम नोटिस करोगे तो इसमें डाइपोल का डायरेक्शन होगा इस तरह, इसमें डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, इसमें डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, इसमें डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ। ठीक है, हाँ क्लियर है, तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन इसमें आ जाता है। तो समझ में आया। अब यहाँ पे अगर तुम CH4 अगर हम लोग इस तरीके से बोल रहे हैं तो क्या होता है, ये स्ट्रक्चर ऐसा है कि अगर मान लो चारों वेक्टर्स को ऐड करोगे तो जैसे होता है ना, स्क्वायर का बनाते हैं तो लेफ्ट राइट सब मिलके कट कूट के जीरो हो जाता है, तो उसी तरह सारा वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसल आउट करके क्या बना देगा, लास्ट में समेशन कितना निकलेगा, जीरो। तो कोई डाइपोल मोमेंट है ही नहीं, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी, मतलब पोलर मॉलिक्यूल ये नहीं रहता है। तो इसीलिए लिखा है कि अल्केन्स आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर नहीं होता है नेचर। ठीक है, because of the covalent nature of CC and CH bonds due to a very little difference of electronegativity between carbon and hydrogen atoms। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, क्लियर, कोई डाउट है, ठीक है। ठीक है, अच्छा बोलोगे सर डाइपोल का डायरेक्शन इस तरफ क्यों है, तो ध्यान रखना कि डाइपोल का डायरेक्शन हम तो हमेशा होता है फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये डेल्टा नेगेटिव है, मतलब डेल्टा पॉजिटिव से डेल्टा नेगेटिव की तरफ होता है। ठीक है, क्लियर है, ये आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना था, तो आप लोग बहुत लेट से ज्वाइन किए हो तो जो है ना वो चैप्टर हो नहीं पाया है, तो ये एक दिक्कत है, ये बहुत बड़ा दिक्कत है ना केमिकल, और उसको करना बहुत जरूरी है। तो जैसे एग्जाम खत्म होगा पहले वो सब रिवीजन करके खत्म करके हम लोग को रख लेना होगा, ये बात का ध्यान में रखना, ताकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के सब बहुत चीज तुमको मिलेगा जो लिंक रहेगा उससे। तो बाद में ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक समझ, अभी फिलहाल एग्जाम पास कीजिए आप। ठीक है, तो दे पोजेस वीक वेंडरवॉल्स फोर्सेस, क्या पोजेस करता है, वीक वेंडरवॉल्स फोर्सेस। वेंडरवॉल्स फोर्सेस मतलब मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, तो ये आपका जो है ना दो तीन तरीके का होता है, एक होता है लंदन फोर्स, वंडरवॉल फोर्स का अलग अलग आपका ये है, तो एक होता है आपका लंदन फोर्स,
दूसरा होता है आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इंटरेक्शन, ठीक है। और एक होता है आपका तीसरा वाला जो सबसे स्ट्रांग होता है, ऐसे एक और होता है लेकिन वो आपको इस कैटेगरी में नहीं मिलेगा, वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। वो क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स जो कोवेलेंट बॉन्ड में पाया जाता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और सबसे वीक कौन सा होता है? लंडन फोर्स। अब ऐसा जान लो कि ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल में सिर्फ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई मॉलिक्यूल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन शो कर रहा है तो उसमें लंडन फोर्सेस भी इंक्लूडेड, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल लंडन फोर्सेस शो कर रहा है तब उसमें डाइपोल डाइपोल या हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। लेकिन डाइपोल डाइपोल होगा तो लंदन फोर्स भी साथ में होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो ये दोनों भी साथ में असर होगा। क्लियर है? एक्यूमुलेटिव असर होता है। समझ में आ रहा है ना? तो कहने का मतलब है सबसे वीक हुआ ये सबसे स्ट्रॉन्ग, तो इसमें ना आपका लंदन फोर्स ही ज्यादा देखने मिलेगा। ठीक है, क्या देखने मिलेगा? लंदन फोर्स। कोई दिक्कत? लंदन फोर्स मतलब हो गया कि वीकेस्ट फोर्स, इसलिए इंटरमोलिकुलर फोर्स इसका स्ट्रॉन्ग नहीं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर स्ट्रॉन्ग है ड्यू टू वीक फोर्सेस, द फर्स्ट फोर मेंबर आर गैसेस। इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर स्ट्रॉन्ग होता तो सॉलिड या लिक्विड होता, लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्स इसका पहले ही क्या है? बहुत वीक है। यही कारण है कि पहला चार मेंबर्स जो होता है वो आपका क्या होता है? गैस होता है। कोई दिक्कत? क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? दूसरा, C5 to C17 आर लिक्विड्स, ठीक है। अच्छा ये भी पूछ सकते हो कि सर चार कार्बन एटम्स के बाद जब पांच कार्बन एटम से लिक्विड्स क्यों हो गया? इसमें भी तो वेंडर वॉल्स फोर्सेज होगा। तो एक्चुअली इंटरमोलिकुलर फोर्सेज मॉलिक्यूलर मास पे भी डिपेंड करता है। इस पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड किया आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स किस पे, एक तो आपको अभी बोले किस पे डिपेंड किया, ये वाला वेंडर वॉल्स फोर्सेज, है ना। ये इसको जज करने का तरीका है। जज करने का तरीका क्या है? तो जैसे अभी ये वाला आपको एक बता दिए, है ना, कि इस तरीके से तो CH4 को मतलब कि कोई भी हाइड्रो अल्केन लोगे तो उसका डाइपोल मोमेंट ऑलमोस्ट जीरो ही आएगा, ठीक है ना, मतलब नॉन पोलर होगा। दूसरा इंटरमोलिकुलर फोर्स किस पे डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर मास पे। तो कहने का मतलब ठीक है, ये तो हम समझ गए पहले ही कि इसका वेंडर वाल्स फोर्स कम है, तो ये विंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कम है। लेकिन जैसे जैसे हम कार्बन एटम्स इंक्रीज करते जाएंगे मॉलिक्यूलर मास तो इंक्रीज करते जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि चार एक कार्बन एटम वाला का इंटरमोलिकुलर फोर्स दो कार्बन एटम वाले से कम होगा। मतलब मीथेन का इंटरमोलिकुलर फोर्स इथेन से कम होगा, फिर इथेन से ज्यादा होगा प्रोपेन का, प्रोपेन से ज्यादा होगा ब्यूटेन का, ब्यूटेन से ज्यादा होगा पेंटेन का। कहने का मतलब जितना अल्काइल कार्बन एटम्स इंक्रीज करते जा रहा है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करते जा रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? तो इसीलिए जैसे जैसे हायर मेंबर्स में पहुंचेंगे आपको लिक्विड्स भी दिखना स्टार्ट होगा, और बहुत ज्यादा हायर मेंबर्स में पहुंच जाओगे 18 कार्बन एटम्स के ऊपर और मोर, वो आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा एट 298 के रूम टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद दे आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। कलर नहीं होता, ऑर्डर नहीं होता। व्हाट डू यू थिंक अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्केन्स इन वाटर बेस्ड अपॉन नॉन पोलर नेचर ऑफ अल्केन? तो आपको पता है पोलर डिसॉल्व्स पोलर, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तो ये तो नॉन पोलर है, तो पानी में तो ये नहीं घुलेगा अच्छे से, है ना, पानी में अच्छे से नहीं घुलेगा। तो नॉर्मल सा बात है, क्यों? क्योंकि अल्केन इज नॉन पोलर एंड वाटर इज पोलर, है ना। और अल्केन का हिम्मत नहीं है कि हाइड्रोजन में इंटरमोलिकुलर फोर्स कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है। तो जब तक आप सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के फोर्सेस को नहीं ब्रेक करोगे, कोई सॉल्यूट आकर ब्रेक नहीं कर पा रहा, तब तक वो उसमें घुल नहीं पाएगा। समझ रहा ना? घुलेगा कब? जब पानी का मॉलिक्यूल का फोर्सेस तोड़ देगा और अपना मॉलिक्यूल का फोर्स बना लेगा किसके साथ? पानी का मॉलिक्यूल के साथ, तब जाकर के बोले कि अच्छा से खुला। तो ये चीज इसमें पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्केन अल्केन में रहता है इंटरमोलिक्यूल, और वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, तो वाटर मॉलिक्यूल CH4 के साथ बॉन्ड बनाएगा, माने इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्रिएट, हाइड्रोजन बॉन्ड से तो स्ट्रॉन्ग नहीं क्रिएट करेगा। तो जब पहला बात हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ पाएगा तब ना। CH4 मीथेन आया जैसे ही पानी में डाले, वो जा करके दोनों H2O मॉलिक्यूल का दो H2O हर H2O मॉलिक्यूल का बॉन्ड तोड़ इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ब्रेक करने लग जाए। ऐसा होगा पहले तब ना, कहाँ से कर पाएगा? ठीक है, वो खुद नॉन पोलर है, ये पोलर है, तो कहाँ से कर पाएगा? ठीक है, पोलर है तभी तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। क्लियर है ना? ये भी जरूरी है। जो नॉन पोलर होगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी नहीं होगा, पोलैरिटी होगा तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आएगा।
और स्पेशली फ्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और साथ में ऑर्गेनिक में कहीं कहीं पे क्लोरीन, उसके वो रहता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कहने का मतलब ये दोनों सेम ही चीज है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड आपका क्या है, सेम ही चीज, कोई दिक्कत इसमें, एक ही तरह का चीज है, बस एक ही तरह का चीज है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि एक आपका डाइपोल डाइपोल मतलब एक मॉलिक्यूल जो डाइपोल दिखा रहा है उसमें भी बन जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड वहीं पे बनेगा जहां डाइपोल फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के वजह से, और हमेशा इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स का बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के साथ, इसीलिए इसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। एक्चुअली है फोर्स, लेकिन बॉन्ड इसको बोला जाता है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आप बॉन्ड बोल सकते हो, या फिर एक दो मॉलिक्यूल्स है जिसमें आप इसको बॉन्ड बोल सकते हो, बाकी जगह ये फोर्सेस की तरह ही एक्ट करता है, बॉन्ड की तरह। क्लियर है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया इतना बात? अब यह चीज क्लियर हुआ। तो पेट्रोल इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इज यूज्ड एज अ फ्यूल ऑफ फॉर ऑटोमोबाइल्स। पेट्रोल एंड लोअर फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम आर आल्सो यूज्ड फॉर ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स। जो आप ड्राई क्लीनर्स में देते हो उसमें यही सब यूज होता है, तो सब याद रखिएगा। एंड टू रिमूव ग्रीस स्ट्रेन्स, तो पेट्रोल को यूज करते हैं ग्रीस का दाग हटाने के लिए, कपड़ा पे काला काला दाग लग जाता है ना ग्रीस का, उसको हटाने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द नेचर ऑफ ग्रीसी सब्सटेंस? यू आर करेक्ट इफ यू से दैट ग्रीस इज, ग्रीस क्या है ये क्वेश्चन है बेसिकली। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द नेचर ऑफ ग्रीसी सब्सटेंस, यू आर करेक्ट इफ यू से दैट ग्रीस मिक्सचर ऑफ हायर अल्केन्स। क्या है आपका, मिक्सचर ऑफ हायर अल्केन्स। कोई दिक्कत? ओके, तो यू आर करेक्ट इफ यू से, तो अगर आपसे कोई पूछेगा ग्रीस क्या है, तो आप बोलोगे ग्रीस इज अ मिक्सचर ऑफ हायर अल्केन्स, इज नॉन पोलर, हेलो अल्केन्स है तो नॉन पोलर ही होगा, एंड हेंस हाइड्रोफोबिक इन नेचर, तो नॉर्मल सब आता है, पानी में घुलेगा नहीं। ठीक है, तो ग्रीस आपका पानी में नहीं घुलता। यही कारण है कि ग्रीस को धोने के लिए हमको पेट्रोल को यूज करना पड़ता है, जो कि खुद एक नॉन पोलर सब्सटेंस है। तो नॉन पोलर जो है, नॉन पोलर को क्या करेगा, डिसॉल्व कर लेगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, इसीलिए ग्रीस पेट्रोलियम से हट जाएगा लेकिन पानी से नहीं हटेगा। क्लियर, कोई दिक्कत? इन नेचर it is generally observed that in the relation to solubility of substances in solvents, polar substances are soluble in polar solvents, ठीक है, whereas the non-polar ones in non-polar solvents, that is like dissolves like। कहने का मतलब पोलर चीज में डिसॉल्व करता है अच्छे से, और नॉन पोलर चीज आपका नॉन पोलर चीज में डिसॉल्व करता है अच्छे से। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, तो आपका दो फिजिकल प्रॉपर्टी वहां पे जैसे कि बताया, ऑर्डरलेस होता है, कलरलेस होता है, कौन कौन अल्केन का मेंबर सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, ये सब बताए। उसका सॉल्युबिलिटी के बारे में बताया कि वो नॉन पोलर, वो पानी में डिजोल्व नहीं होता है ना, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि उसके वो नॉन पोलर है, पानी पोलर है, तो इस वजह से डिजोल्व नहीं करता है। ठीक है, ग्रीस क्या होता है, क्यों ग्रीस से दाग हट जाता है, ये क्वेश्चन बनेगा। क्यों, क्यों ग्रीस से पेट्रोल का दाग हट जाता है, ए सॉरी, क्यों पेट्रोल से ग्रीस का दाग हट जाता है लेकिन पानी से नहीं हटता, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब चलो आगे आ जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट अल्केन्स आर गिवन इन टेबल 9.2। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट दिखा देंगे, फ्रॉम विच इट इज क्लियर दैट देयर इज स्टडी इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इन इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। तो नॉर्मल सा बात है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, वैसे भी बॉइलिंग पॉइंट खुद किस पे डिपेंड करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स पे, है ना। तो नॉर्मल सा बात है, जितना मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मतलब आप एक कार्बन एटम का अल्केन लेंगे और दो कार्बन एटम का, तो दो कार्बन एटम वाला का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, उसको लिक्विड से गैसीय स्टेट में जाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो दिक्कत समझ में आ गया, तो टेम्परेचर ज्यादा लगेगा। क्लियर है, समझ में आ गया? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इंटरमोलिकुलर वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ द मॉलिक्यूलर साइज और द सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल। सरफेस एरिया भी जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल का, उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो अगर आप सब्स्टिट्यूटेड अल्केन लोगे, जैसे कि मान लो
मान लेते हैं कि इससे एक चीज और पता चलेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आप लिए सी 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 सी, ये एन पेंटेन है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है ना। इसका एक आइसोपेंटेन आपका बनेगा, आइसोमर, ठीक है। उसमें 4 हो गए, ये हो गया। तो यहाँ पे H3, यहाँ पे H, यहाँ पे H2, यहाँ पे H2, क्या चीज, यहाँ पे H3, CH3, ठीक है ना। अब क्लियर है। तो H3 से ये बना, तो नॉर्मल सा बात है, इन दोनों मॉलिक्यूल में सरफेस एरिया किसका कम है, तो ये लॉन्ग चेन में आ गया, बड़ा चेन बन गया। और ये क्या हुआ कि चेन आपका एक तरह से सब्स्टिट्यूट हुआ था, छोटा हो गया, तो कम सरफेस एरिया, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम। कोई दिक्कत, तो स्ट्रेट चेन वाला ज्यादा हो अगर कार्बन एटम। अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि हम लोग तुमको जब कंपेयर करने देगा ना डिफरेंट चीज का मतलब बॉइलिंग पॉइंट को, तब वहां पे इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि आपका जो भी बॉइलिंग पॉइंट का आप ऑर्डर बता रहे होंगे, वहां पे सरफेस एरिया और मॉलिक्यूलर साइज मॉलिक्यूलर मास को जरूर देख लें, ठीक है। तो जैसे अब तुमको ये क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नाम से पूछते हैं तो ज्यादा आसान रहेगा। इथेन, ठीक है, मीथेन, मीथेन, ब्यूटेन, या सीधे पेंटेन कर देते हैं, पेंटेन, ठीक है, पेंटेन और आइसोपेंटेन, इन सब में से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। नॉर्मल सा होता है, पेंटेन सबसे बड़ा चेन, आइसोपेंटेन थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो सरफेस एरिया इसका कम है, तो पेंटेन का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद आइसोपेंटेन, उसके बाद इथेन, उसके बाद मीथेन। क्लियर, इस तरीके से ऑर्डर आपको पहचानने को देगा। क्लियर है, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इस तरीके से भी क्वेश्चन दे सकता है। क्लियर है, समझ में आ गया। ये तो ऐसे ही तुमको पता है कि एक कार्बन एटम तो इससे कम होगा, 2 कार्बन एटम तो इससे ज्यादा होगा, पेंटेन में 5 है तो इसका सबसे ज्यादा होगा, एक आइसोपेंटेन दिया है तो इसका सरफेस एरिया कम। क्लियर, बढ़िया से बुझा गया, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, कर लोगे इस तरह क्वेश्चन। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, कि जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो देखो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, 111, 184, 230, 272, इसके बाद 261 है, ये C4H10 है, ये भी C4H10, ये है एन ब्यूटेन और ये है आइसोब्यूटेन। तो आइसो वाला सरफेस एरिया कम हो गया, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम। कोई दिक्कत, नॉर्मल सा बात है, जितना कांटेक्ट में सरफेस एरिया रहेगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। कोई दिक्कत है, क्लियर। C5 में देख सकते हो, C5 में 3 बनते हैं, एक होता है पेंटेन, एक होता है आइसोपेंटेन, एक होता है नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन में लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन एटम का बनता है, यानी कि सबसे कम सरफेस एरिया किसका होगा, नियोपेंटेन का। तो आप देख सकते हो नियोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, 300, 282, ठीक है। आइसोब्यूटेन का उससे ज्यादा, और एन, सॉरी, आइसोपेंटेन का उससे ज्यादा, और एन पेंटेन का सबसे ज्यादा। क्लियर है। अच्छा मेल्टिंग पॉइंट के लिए कोई ऑर्डर सिस्टम नहीं, तो टेंशन मत लेना, ऑर्डर तुमको जो पूछेगा जनरली किसका पूछेगा, बॉइलिंग पॉइंट का पूछेगा, ठीक है। क्लियर है, और सॉल्युबिलिटी का पूछेगा, ठीक है, कौन ज्यादा सॉल्युबल है, तो सॉल्युबिलिटी भी समझ ही गए होगे कि जितना ज्यादा कार्बन एटम होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स उतना स्ट्रांग होते जा रहा है, इसका मतलब बोल सकते हो कि पोलैरिटी उतना बढ़ रहा है। कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आ रहा है। तो वैसे उसका नहीं पूछेगा, ज्यादातर आपसे कुछ केस जो है बॉइलिंग पॉइंट का ही पूछेगा। समझ में आ गया इतना दूर तक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है जी, हाँ, नहीं, चलिए आगे बढ़। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर को थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में ऑर्डरलेस, कलरलेस, उसके बाद आपका हो गया ग्रीस धुल जाता है क्यों, ये क्वेश्चन एक ध्यान में, 2-3 क्वेश्चन सबको, है ना। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ग्रीस हाइड्रोफोबिक क्यों होता है, हाइड्रोफोबिक का मतलब वो जो पानी से दूर भागता है, तो नॉर्मल सा बात है, ये नॉन पोलर है तो डिजोल्व तो होगा नहीं, तो दूर भागेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, तो टिल देन कल आप लोग का यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज बताएंगे, कॉन्फॉर्मर्स बताएंगे, अल्कीन से स्टार्ट करके ज्यादा से ज्यादा 2 वीडियो और बनाएंगे, 2 वीडियो बनाने में आपका अल्कीन्स तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। अल्काइंस भी बता देंगे, लेकिन अल्कीन्स तक स्कूल वाला सिलेबस में जरूर आते रहेंगे, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, लव यू ऑल।